एमपी बोर्ड के कक्षा 9 के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, इस क्लास में देखिए हिंदी का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए वास्तव में आप चाहते हैं कि आप 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर सके, तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके चले जाइए। वास्तव में 100% गारंटी है कि आप 75 में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। देखिए जिसने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक भी यदि इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके चला जाता है तो समझ लीजिए वो पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और धैर्यपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था? तो इसका आंसर है पुत्र के शिक्षक। इसका आंसर क्या होगा आपका? पुत्र के शिक्षक। इसका सा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। दूसरा है एक दिन भूज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो इसका आंसर है डायरी। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्था नासा किस देश में है? तो इसका आंसर है अमेरिका। चौथा है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहेंगे साहसी या मेहनती। ठीक है, इसमें आपका आंसर रहेगा मेहनती। और पांचवा है निम्न में से विशेषण छांटिए। तो इसमें विशेषण आपका रहेगा गर्म गर्म। ठीक है, छठा है वर्ण व का उच्चारण स्थान है। तो इसका आंसर है दंत प्लस ओस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितना टाइम है उतने टाइम में आप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके रिक्त स्थान का कि अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए खालिस्तान पदार्थ दिया जाता है, तो केवल कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर आपका बनने वाला है पुनः ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया यहाँ पे। करें, ठीक है। चलिए दूसरा है हम तो खालिस्तान परोसना ही भूल गए। तो इसका आंसर है खाना। क्या है इसमें? खाना। तीसरा इतने में जल के भीतर से एक वृत खालिस्तान बोली। कौन बोली? मछली। चौथा है पंडित जसराज को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो संगीत मार्तंड। पांचवा हथियार को फेंक कर चलाया जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, और हेलेन केलर परिस्थितियों से खालिस्तान नहीं मानती है। तो इसका आंसर है आपका घबराई। हेलेन केलर परिस्थितियों से नहीं घबराई, नहीं मानती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य सत्य। पहला है आपका अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा उत्थान शब्द का विलोम पतन है, ये आपका सत्य है। तीसरा है झूरी के बेल मुराई जाति के थे, असत्य।
चौथा, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, सत्य। पांचवा, झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, तो इसका आंसर भी आपका सत्य है। गया झूरी का चाचा था, तो ये आपका असत्य है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी, पहली है दो बेलों की कथा, तो दो बेलों की कथा बनेगी आपकी मुंशी प्रेमचंद्र। दूसरी है गर्म गर्म, इसकी आएगी आपकी रोटी। याद है आपका संशय स्मरण। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, तो भारत का अंतरिक्ष केंद्र है इसरो, क्या आएगा? इसरो, IRSO। दुख का आपका बनेगा सुख, और सम्मानी इसका है आदमी के योग्य। ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह से आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पाठ की विधा लिखिए, तो इनके पाठ की विधा है आत्म। दूसरा है पराकाष्ठ शब्द का क्या अर्थ है, तो किसी बात या गुण की अंतिम सीमा या हद, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसी की अंतिम सीमा, ठीक है। अगला है हेलन केलर ने किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका आंसर है आपका अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन, और एक और आपकी बनेगी फ्रेंच, ठीक है। चलिए, दोनों बेलों को छोटी बच्ची क्या खिलाने आती थी, तो इसका आंसर होगा आपका रोटी। क्या आती थी? छोटी बच्ची रोटी खिलाने आती थी, किसे? हीरा और मोती, दो जो बेल थे उनको। अगला है झूरी काछी के बेलों के नाम लिखिए, तो हीरा और मोती, ठीक है। इसका आंसर है हीरा और मोती। चलिए, अगला है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय पहले में लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे उपसर्ग। क्या कहेंगे हम? उपसर्ग, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर सारे प्रश्नों के आंसर बताने वाली हूँ, फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, यह आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पे कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, ठीक है, यह बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से, ये आपके सामने का, ख, ग, ण, आ, हा, ठग है। चलिए, इसके बाद में बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, तो बरसात के मौसम में आमतौर पर निम्नलिखित चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? कि बारिश होती है जिससे चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा, नदियाँ, तालाब और कुएं पानी से भर जाते हैं। तीसरा, तापमान में गिरावट आती है और मौसम सुहावना हो जाता है। चौथा, किसानों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फसलें इसी पर निर्भर होती है। पांचवा, कभी कभी अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी भी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? उसी का अथवा है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखी है। तो पहले हम इस प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घटता जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी महीने की शुरुआत में पूरा मिलता है और धीरे धीरे खर्च होता जाता है, अंत में लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी का अथवा है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ इस प्रकार है। नंबर 1, हुई सुबह सूरज निकला। दूसरी, पूरब में लाली छाई। ठीक है, तो ये आपकी 2 पंक्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है 8वां, कबीर के भाव सौंदर्य की विशेषता। इसी का अथवा है हिंदी साहित्य में उसका स्थान बताना है। तो देखिए, कबीर के सौंदर्य की 2 विशेषता या हिंदी साहित्य में उसका स्थान निम्नलिखित है। तो ये आपकी विशेषता हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे क्वेश्चनों को कवर करें ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और कबीर की 2 रचनाएं और हिंदी साहित्य में उनका स्थान। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, 9वां प्रश्न है ज्ञान की आधि का भक्त के जीवन पर प्रभाव। तो ज्ञान की आधि का भक्त के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसकी अज्ञातता और मोह माया के बंधन समाप्त हो जाते हैं और वह सच्ची भक्ति की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, चलिए इसी का अथवा है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका आंसर है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है। हर सांस के साथ ईश्वर का स्मरण करना और उसे महसूस करना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और हमारे अस्तित्व का आधार है। ठीक है, चलिए इसी का अथवा है देशज शब्द और संधि। देशज शब्द तो वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी स्थान या क्षेत्रीय बोली से हुई हो और जो सीधे संस्कृत या किसी अन्य विदेशी भाषा से न आए हो। वे शब्द आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रीयता का प्रभाव दिखाई देता है। कोई 2 देशज शब्द लोटा और पगड़ी। ठीक है, इसी का अथवा है संधि की परिभाषा। तो संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहेंगे कि जब 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगला है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में अंतर। देखिए, इसमें से आपको 3 से 4 पॉइंट कंप्लीट करने में केवल मात्र पहला है तत्सम शब्द और इधर तद्भव शब्द। पहला, इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है और इन्हें बोलने में आसानी होती है। दूसरा, लेखन करते हम व व्यवहारिक में हम इन शब्दों का प्रयोग हम कम करते हैं, जैसे घृत। ठीक है, और लेखन व व्यवहारिकता में हम प्रयोग अधिक करते हैं इसमें। तीसरा है सुनने में अच्छे लगते हैं और ये भी सुनने में अच्छे लगते हैं।
चौथा, छात्र इन सब शब्दों को लिखते समय अधिक गलतियां करते हैं क्योंकि ये शब्द कठिन होते हैं। ठीक है, जैसे आधे अक्षर वाले, जैसे यहाँ पे चक्षु, चक्षु तो पर चक्षु आपका इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, इस तरह से गलती करते हैं। और छात्र इन शब्दों को लिखते समय गलतियां कम करते हैं क्योंकि ये सरल होते हैं। आंखें, नेत्र, ठीक है, इस तरह से। तत्सम शब्द मानक होते हैं, ये सुनने में कम अच्छे होते हैं। और तद्भव शब्द भी मानक होते हैं और ये सुनने में अधिक आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। पहला एक तरफ मुहावरा, एक तरफ है लोकोक्ति। तो मुहावरा एक वाक्यांश है, तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। दूसरा, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है। इसका क्षेत्र सीमित होता है तो इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, शब्दों का विच्छेद और सुबह की दिनचर्या। तो क्रम और इन शब्दों का विच्छेद क्रम का इस तरह से होगा, इम का। ठीक है, ये। और आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, तो ये इस प्रश्न का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 13वां, जल के भीतर से वृद्धि मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है। तो वृद्धि मछली ने जल के भीतर से सभी जीव जंतुओं से कहा है कि सूर्य का ब्याह तो ठीक है, लेकिन गर्मी के दौरान सारे जलवासी झटपटाते रहते हैं। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। ठीक है, इसके बाद में पत्नी, सांप, झुलिया, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पत्नी, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। सांप, जंगल में मैंने एक बड़ा सांप देखा। झुया, होली पर मेरी माँ ने स्वादिष्ट गुजिया बनाई। ठीक है, इसके बाद में है मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्य की विशेषताएं, इसका अथवा हिंदी साहित्य में उनका स्थान। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपका 15वां प्रश्न। हीरा और मोती की गहरी दोस्ती कई कठिनाइयों से पता चलती है, जैसे साथ रहना और थकान मिटाना, साथ खाना और बैठना, एक दूसरे का ध्यान रखना। निपात शब्द का विलोम। निपात शब्द का विलोम शब्द के बारे में यहाँ बताया गया है। निपात शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी बात पर अतिरिक्त बल, जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सारे के सारे क्या है, निपात शब्द है। जैसे तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही है ना, इस वाक्य में इस ही ने एक जोर, ठीक है, एक बल दिया है। देख, अब ये सिंपल सा कैसा है, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा आपका वाक्य कि तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा, लेकिन ही हमने जैसे ही दिया, हमने उसके ऊपर जोर दे दिया कि तुम्हें आज रात को रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये निपात शब्द होंगे आपके। विलोम शब्द किसे कहेंगे, तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं। जैसे कि रात का विलोम दिन, रात का उल्टा क्या बनेगा, दिन। सुख का दुख और अंदर का बाहर। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। गोलबन के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ। ये आपका प्रसंग संदर्भ और इसी के नीचे प्रसंग और इसका ये भावार्थ है। देखिए अगला वाक्यांश ये है, इसका ये प्रसंग हो गया और संदर्भ और ये आपका भावार्थ। ठीक है, 21वें प्रश्न में अपठित गद्यांश
ये, और इसे पठित गद्यांश के ये क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक स्वच्छता का महत्व है। बाह्य स्वच्छता का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बाह्य स्वच्छता का प्रभाव हमारे आंतरिक स्वच्छता पर भी पड़ता है। आंतरिक स्वच्छता कैसे प्राप्त होती है? आंतरिक स्वच्छता सदाचार, नैतिक मूल्य, सद्विचार एवं अच्छी संगति से प्राप्त होती है। जीवन की मूल आवश्यकताओं में क्या शामिल है? तो जीवन की मूल आवश्यकताओं में स्वच्छता शामिल है। बधाई पत्र या अवकाश हेतु आवेदन पत्र, तो यह आपका आवेदन पत्र 3 दिवस के अवकाश है तो आपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ पे आपका नाम, कक्षा लिखना है, का छात्र कौन है, आप छात्रा है कि छात्रिका है, और मुझे अवकाश किसके कारण देना है, जैसे आवश्यक बीमारी, कार्य, बीमार हो गए हैं आप के कारण इस दिनांक से इस दिनांक तक 3 दिनों का अवकाश चाहिए। तो अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो इस अवधि के दौरान मुझे हुई पढ़ाई की क्षतिपूर्ति मैं स्वयं कर लूँगी। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। और आपका आज्ञाकारी जो भी है, विद्यालय में मेरा पहला दिन, इस पे आपका निबंध है। ये रूपरेखा हो गई, फिर यहाँ से आपका ये निबंध हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करके अच्छे से जाना है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।